हाँ जी। बढ़िया। तो हम जो पिछली क्लास में बात कर चुके हैं कि भाई भूगोल क्या था, भूगोल का अर्थ क्या है, भूगोल शब्द का सबसे पहले किसने उपयोग किया था, और भूगोल के जो शाखाएं क्रमबद्ध भूगोल और प्रादेशिक भूगोल, इन पर हमने जो चर्चा कर ली थी। मैंने लास्ट में केवल प्रादेशिक भूगोल की जो शाखा है, प्रादेशिक भूगोल पर चर्चा नहीं की थी, वो हम कर लेते हैं। तो हमने जो पिछली क्लास में क्या पढ़ा एक बार देख लेते हैं। हमने पढ़ा भूगोल है क्या। मैंने आपको बताया था भूगोल अंग्रेजी भाषा के ज्योग्राफी शब्द से बना है, जो दो शब्दों का मेल है ग्रीक भाषा के अनुसार, जो प्लस ग्राफो, जिसमें जो का अर्थ होता है पृथ्वी, ग्राफो का अर्थ होता है वर्णन करना, अर्थात पृथ्वी का वर्णन करना ही क्या कहलाता था, भूगोल। हमने इतनी बातें कर ली थी। फिर मैंने आपको बताया था कि भूगोल को दो भागों में बांटा गया है, अप्रोच के आधार पर। किसके? अप्रोच के आधार पर दो भागों में बांटा गया। तो मैं इतना बता चुका हूँ। एक तो क्रमबद्ध भूगोल और एक प्रादेशिक भूगोल। मैंने आपको बताया था कि क्रमबद्ध भूगोल का जो विकास किया था अलेक्जेंडर वान हमोल्ड ने किया था। तो मैंने इसे आपको ज्यादा नहीं बताऊंगा, रिवीजन करने का टाइम भी नहीं है। पिछली क्लास में आपको चीजें समझा चुका हूँ। इसको भी मैंने दो पार्टों में डिवाइड किया था, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। मैंने आपको इनके जो भूगोल के जनक भी बता दिए थे, क्रमबद्ध भूगोल का जनक भी बता दिया था, भौतिक भूगोल का जनक भी बता दिया था, और मानव भूगोल का जनक भी बता दिया था। मैंने इन भौतिक भूगोल को भी कई पार्टों में डिवाइड किया था। इसको भी हमने मुख्यतः तीन पार्टों में डिवाइड किया था भाई। एक तो भूआकृतिक विज्ञान, एक समुद्र विज्ञान, एक जलवायु विज्ञान, एक जैव भूगोल और एक मैथमेटिक ज्योग्राफी। इसको भी मैंने पार्टों में डिवाइड किया था। जैसे मैंने आपको बताया था राजनीतिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल। मैंने आपको बताया था आर्थिक भूगोल। मैंने आपको बताया था सांस्कृतिक भूगोल। मैंने आपको बताया था कृषि भूगोल। इनके मैंने सबके जनक लिखवा दिए थे आपको। मैंने बता भी दिया था इनके जो फाउंडर कौन कौन थे। एक क्वेश्चन आना तय है, या तो आपसे भूगोल का जनक पूछेगा, या आपसे क्रमबद्ध भूगोल का जनक पूछेगा, या आपसे भौतिक भूगोल का जनक पूछा जाएगा, या फिर मानव भूगोल का, या फिर सांस्कृतिक भूगोल का, राजनीतिक भूगोल का, आर्थिक भूगोल में से पूछा जा सकता है। एक मैंने बताया था जनसंख्या भूगोल, पॉपुलेशन ज्योग्राफी। हम ये बातें पिछली क्लास में जो कि कर चुके हैं। हमने केवल इस टॉपिक पर चर्चा नहीं की थी, प्रादेशिक भूगोल क्या है। 2 मिनट का टॉपिक है, फिर हम भूगोल को आगे बढ़ाते हैं, है ना। तो ये हम केवल प्रादेशिक भूगोल पर चर्चा करते हैं। 2 मिनट का टॉपिक है, इसको समझ लेते हैं, फिर हम सीधी महाद्वीप और महासागरों पर चलते हैं। देखो भाई, प्रादेशिक भूगोल, प्रादेशिक भूगोल। अब देखना, प्रादेशिक भूगोल जो है, हमने जब भूगोल को पढ़ रहे थे तो भूगोल को दो शाखाओं में बांटा था, क्रमबद्ध भूगोल और प्रादेशिक भूगोल। मैंने आपको बताया था कि क्रमबद्ध भूगोल का जो शुरुआत की थी, अतः उसका फाउंडर किया था, वो अलेक्जेंडर वान हमोल्ड ने किया था। उसी प्रकार प्रादेशिक भूगोल का भी जो विकास किया था वो कार्ल रिटर द्वारा किया गया था भाई। किसके द्वारा? कार्ल रिटर। इसी कारण से प्रादेशिक भूगोल के जनक भी कार्ल रिटर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कार्ल रिटर को। क्या बोलते इसे क्या बोलते हैं? प्रादेशिक भूगोल के जनक। प्रादेशिक भूगोल के जनक बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्रादेशिक भूगोल के जनक कहा जाता है। दूसरी बात, हमने इसमें एक बात याद रखना, मैंने क्रमबद्ध भूगोल में क्या बताया था? क्रमबद्ध भूगोल मुख्यतः किस बात पर आधारित है? समय के साथ घटित होने वाले घटनाओं पर। उसी प्रकार ये भूगोल किस पर आधारित है? स्थान व क्षेत्र पर। अर्थात इस प्रादेशिक भूगोल के अंतर्गत किसी स्थान
या क्षेत्र विशेष का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। इसी कारण से इस भूगोल को प्रादेशिक भूगोल के एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, क्षेत्रीय भूगोल। इसे क्षेत्रीय भूगोल के नाम से भी जाना जाता है ना। किस नाम से भी जाना जाता है, क्षेत्रीय भूगोल के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि क्रमबद्ध भूगोल में किस चीज का अध्ययन किया जाता है, किसी एक तथ्य को पूरे विश्व लेवल पर अध्ययन किया जाता है। जैसे किसी वनस्पति का हम अध्ययन करते हैं तो उसे पूरे विश्व के संदर्भ में उसका अध्ययन किया जाएगा। जलवायु का हम अध्ययन करते हैं तो पूरे विश्व के क्षेत्रों में अध्ययन किया जाएगा। अब इस भूगोल में क्या किया जाता है, इस क्षेत्र प्रादेशिक भूगोल क्या बोलते, क्षेत्रीय, अर्थात इस भूगोल में किसी विशेष क्षेत्र के पर्वत, पठार, मैदान आदि का अध्ययन किया जाता है किसी क्षेत्र विशेष के अंदर संदर्भ में। जैसे हम बात करते हैं राजस्थान का ज्योग्राफी पढ़ेंगे ना, पढ़ाऊंगा जब मैं, तो राजस्थान में हम क्षेत्र है, विशेष क्षेत्र है, तो इसके हम क्या पढ़ेंगे, पर्वत, हम इसके क्या पढ़ेंगे, पठार। तो राजस्थान में कौन सी पर्वत श्रेणी पाई जाती है, अरावली, तो हम क्षेत्र विशेष के रूप में पढ़ रहे हैं। जैसे हम राजस्थान के अरावली पर्वत के बारे में पढ़ते हैं, जैसे हम अमेरिका, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की रॉकीज पर्वत के बारे में पढ़ते हैं, हम भारत में हिमालय पर्वत के बारे में पढ़ते हैं, हम दक्षिणी अमेरिका में एंडीज पर्वत के संदर्भ में पढ़ते हैं। तो ये प्रादेशिक भूगोल के अंतर्गत पढ़ा जाता है। आपका पहला चैप्टर जो समाप्त हो चुका है, दूसरा चैप्टर अब हम शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है महाद्वीपीय और महासागरों की उत्पत्ति व इनके सिद्धांत। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपको लैब असिस्टेंट में देखने को मिलेंगे, ठीक है ना, देखने को मिलेंगे। मेरी थोड़ी स्पीड ज़्यादा है इसलिए, क्योंकि टाइम कम है। आप बस केवल बोर्ड पर ही नज़र रखें, आपको यहीं से चीज़ें आराम से प्राप्त होगी, है ना। तो हमारा अगला टॉपिक है, तो मैंने पहला चैप्टर समाप्त कर दिया था। अब अगला टॉपिक है जो 2 नंबर पे हम करते थे, महाद्वीप व महासागर। महाद्वीप व महासागर अगला टॉपिक है। अब इस टॉपिक में हमें क्या क्या पढ़ना, एक बार ये देखते हैं। एक तो ये है क्या है, इनका वितरण हम पढ़ेंगे, इनका क्या पढ़ेंगे, वितरण, भाई कितने महाद्वीप है, कितने सागर है ना। उसके बाद इसका हम निर्माण पढ़ेंगे, निर्माण। उसके बाद हम इन महाद्वीपों में जो विस्थापन हुआ था, विस्थापन के बारे में पढ़ेंगे। और विस्थापन में भी हम 2 सिद्धांत मुख्यतः पढ़ेंगे, एक तो वेगनर का सिद्धांत पढ़ेंगे हम, और एक प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत पढ़ेंगे। ओके, ये हम 2 सिद्धांत पढ़ेंगे। इन दोनों में से एक क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा और 2 क्वेश्चन यहाँ से देखने को, 3 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। हो सकता है एक क्वेश्चन इस पार्ट से भी आसान। पिछली बार लैब असिस्टेंट में यहाँ से लगभग मेरे याद है, मैंने दिया था वो पेपर, तो पिछली बार लैब असिस्टेंट से यहाँ से शायद 4 क्वेश्चन आए थे, 4 क्वेश्चन आए थे इन टॉपिक से, है ना। तो हम क्या पढ़ेंगे, महाद्वीपीय महासागरों का निर्माण कैसे हुआ था, ये क्या है, वितरण, निर्माण, विस्थापन। विस्थापन में भी हम किन 2 सिद्धांतों की बात करेंगे, वेगनर का सिद्धांत, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। तो हम इस सीरीज को अब शुरू करते हैं। दूसरी बात, अब मेरी बात को गौर से सुनना है। मान लीजिए ये पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी पर लगभग 70.8% भाग पर जलीय भाग विस्तृत है, जलीय भाग विद्यमान है, जलीय भाग है। इसको राउंड फिगर में 71% भी कह सकते हैं भाई। दूसरी बात, ये वाला जो जलीय भाग है भाई, है ना, 70.8% पर पृथ्वी पर जल पाया जाता है, और 28.2% पर, सॉरी 29.2% पर हमारे यहाँ स्थलीय भाग विस्तृत है। पृथ्वी पर स्थलीय भाग का विस्तार है,
स्थलीय भाग का विस्तार है। हमारी पृथ्वी पर 70.8% पर तो जल का विस्तार है और 29.2% पर भूमि का विस्तार। इस 29.2 को राउंड फिगर में 29% करें, क्योंकि आपको एग्जाम में ये भी पूछा गया है कि पृथ्वी पर कुल कितने परसेंट भाग पर जल है, तो 71% भाग पर। वास्तविक डेटा 70.8 है। आपसे पूछे कि पृथ्वी पर कुल जलीय स्थलीय भाग का विस्तार है 29%, है ना। इतना आया, इतना समझ में आया? हाँ, इतना आपके समझ में आ जाना चाहिए। अब मैं दोबारा से बता देता हूँ। देखो, ये मान लीजिए पृथ्वी है। पृथ्वी को हम दो पार्टों में डिवाइड कर देते हैं। एक तो जलीय भाग, भाई एक तो कितना परसेंट हमारे पृथ्वी पर जल पाया जाता है। दूसरी बात, कितना स्थलीय भाग, कितनी हमारे यहाँ पर भूमि पाई जाती है, स्थलीय भाग। तो पृथ्वी का जो जलीय भाग है वो 71% भाग पर जो पृथ्वी के जल है ना। और स्थल कितना है, पृथ्वी के लगभग 29% भाग पर इस स्थल का विस्तार है, स्थल का विस्तार है। और जो ये स्थलीय भाग है पृथ्वी का, इसे हम 7 महाद्वीपों में बांटते हैं। जो पृथ्वी का 29% भाग जो स्थलीय भाग है, उसे हम कितने पार्टों में डिवाइड किया हुआ है, 7 महाद्वीपों में डिवाइड किया हुआ है। तो 7 महाद्वीप कौन कौन से? एशिया, सबसे बड़ा कौन सा है? एशिया। उसके बाद कौन सा आ जाता है? अफ्रीका। उसके बाद कौन सा आ जाता है? उत्तरी अमेरिका। उसके बाद कौन सा आ जाता है? दक्षिणी अमेरिका। उसके बाद कौन सा आता था? अंटार्कटिका। उसके बाद कौन सा महाद्वीप आ जाता है? यूरोप महाद्वीप। उसके बाद कौन सा महाद्वीप आ जाता है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। अर्थात विश्व को 7 महाद्वीपों में बांटा गया है। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। ये मैंने आपको क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग क्रम से नाम लिख दिए। यदि आपसे पूछा जाए कि क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो एशिया। उससे छोटा महाद्वीप अफ्रीका। उससे छोटा महाद्वीप उत्तरी अमेरिका। उससे छोटा महाद्वीप दक्षिणी अमेरिका। उससे छोटा महाद्वीप अंटार्कटिका। उससे छोटा महाद्वीप यूरोप। और उससे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया, है ना। तो आपसे ये पूछा जा सकता है, अगर आपसे पूछ ले जनसंख्या का अकॉर्डिंग, जनसंख्या के अकॉर्डिंग इनका क्रम क्या है, तो सबसे पहले जनसंख्या सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है? एशिया महाद्वीप में। मैं आपको इनकी लोकेशन बता दूंगा। उसके बाद सबसे ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है अफ्रीका महाद्वीप में। उसके बाद सबसे ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है यूरोप महाद्वीप में। उसके बाद सबसे ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, अमेरिका महाद्वीप। उसके बाद जनसंख्या पाई जाती है दक्षिणी अमेरिका में, अमेरिका महाद्वीप में। उसके बाद जनसंख्या पाई जाती है ऑस्ट्रेलिया में। और उसके बाद जनसंख्या पाई जाती है अंटार्कटिका में, है ना। यानी कि जो हमारा स्थलीय भाग है उससे भी हम कितने पार्टों में डिवाइड करते हैं, कितने महाद्वीपों में बांटते हैं। जो स्थलीय भाग है इसे हम महाद्वीप कहते हैं, इसे क्या बोलते हैं? महाद्वीप। और इस महाद्वीप को भी हमने कितने 7 पार्टों में डिवाइड किया गया है। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। ओके, ये हम क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग क्रम है, बड़े से छोटा का। अगर हम इस क्रम को जनसंख्या के अकॉर्डिंग याद करें तो सबसे ज्यादा जनसंख्या किसमें पाई जाती है? एशिया में, फिर अफ्रीका में, फिर यूरोप में, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका में पाई जाती है। इतने आपके समझ में चीजें आ गई होंगी, है ना। तो ये मैंने चीजें आपको बता दी, है ना। ये चीजें मैंने आपको बता दी, इतने पार्टों में बांटा गया है। तो मैंने आपको क्या बताया कि भाई पृथ्वी को 2 पार्टों में बांट सकते हैं, एक तो जलीय भाग, एक स्थलीय भाग। स्थलीय भाग को महाद्वीप कहते हैं। इस स्थलीय भाग को भी 7 महाद्वीपों में बांटा गया है। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, इन 7 महाद्वीपों में बांटा गया है। दूसरी बात, जलीय भाग को भी हम मुख्यतः 3 महासागरों में बांटते हैं।
इस जलीय भाग को भी हम मुख्यतः 3 महासागरों में बांटते हैं। आपसे पूछे कि विश्व में कितने महासागर है, तो 3 महासागर है। सबसे बड़ा प्रशांत महासागर है, आपने पढ़ा होगा प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर। दूसरा सबसे बड़ा महासागर अंटार्कटिका, अटलांटिक महासागर। दूसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा, अटलांटिक महासागर। और तीसरा सबसे बड़ा महासागर है हिंद महासागर, जो इंडिया के नाम पर है, हिंद महासागर। ओके, यानी कि जो जलीय भाग है 71% जो पृथ्वी का जलीय भाग है वो 3 पार्टों में डिवाइड है। एक तो प्रशांत महासागर नंबर 1 सबसे बड़ा महासागर, अटलांटिका महासागर दूसरा सबसे बड़ा महासागर, तीसरा हिंद महासागर तीसरा सबसे बड़ा भाग। ये जो अटलांटिक महासागर है ये 16.2% भाग पर पृथ्वी के फैला हुआ है। कितना भाग पर, 16.2% भाग पर। अटलांटिक जो महासागर है ये 8.4% भाग पर पृथ्वी के फैला हुआ है। और जो हिंद महासागर है इससे थोड़ा सा छोटा 7.2% भाग पर पृथ्वी के फैला हुआ है। इतना हमने बातें पढ़ ली है। तो मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया कि मैंने आपको बताया कि पृथ्वी को लगभग 2 पार्टों में डिवाइड किया गया है, स्थलीय भाग और जलीय भाग। स्थलीय भाग को हम महाद्वीपीय भाग बोलते हैं। इस महाद्वीपीय भाग को भी 7 महाद्वीपों में डिवाइड किया गया है, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जो महाद्वीप है वो ऑस्ट्रेलिया है और सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो एशिया है। ये आपके याद होनी चाहिए, है ना। और मैंने आपको बताया था कि जलीय भाग को भी कितने पार्टों में डिवाइड किया गया है, 3 पार्टों में। सबसे बड़ा महासागर कौन सा मैंने बता दिया, प्रशांत महासागर, अंटार्कटिका महासागर और हिंद महासागर। अब देखो क्वेश्चन क्या है कि विश्व में कितने महाद्वीप, तो आंसर होने से 7। आपसे पूछ लिया कि विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से महाद्वीप कौन सा, एशिया। आपसे ये पूछा जा सकता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा, तो उसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। आपसे पूछा जा सकता है कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा, तो एशिया। एशिया के 2 देश जो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े, एक तो चीन और एक भारत। जब जनसंख्या पढ़ाऊंगा जब मैं बता दूंगा। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा, तो अंटार्कटिका, जो बर्फीला वाला महाद्वीप। आपसे पूछा जा सकता है कि जलीय भाग को कितने पार्टों में डिवाइड किया गया है, तो मुख्यतः ज्योग्राफी के भूगोलवेता ने 3 महासागरों का माना है, एक तो प्रशांत महासागर, एक अटलांटिक महासागर और एक हिंद महासागर। तो विश्व का सबसे बड़ा जो महासागर है वो प्रशांत महासागर, जो कुल विश्व के 16.2% भाग पर विस्तृत है या फैला हुआ है। दूसरा सबसे बड़ा महासागर अंटार्कटिका महासागर, जो एस आकार में फैला हुआ है। मैं इनकी लोकेशन आपको अभी बता दूंगा, है ना। और तीसरा जो महासागर हिंद महासागर है ना। अब हम एक बार इनको विश्व के नक्शे पर देख लेते हैं कि एशिया महाद्वीप कहाँ पर फैला हुआ है, अफ्रीका महाद्वीप कौन से क्षेत्र में फैला हुआ है। तो आप कृपया आप केवल बोर्ड पर ही नजर बनाए रखिए, है ना। तो ये तो मैंने आपको बता दिया था ना कि भाई पृथ्वी को 2 पार्टों में डिवाइड किया गया है, जलीय भाग और स्थलीय भाग। हम स्थलीय भाग की बात कर लेते हैं कि स्थलीय भाग कौन सा कैसे है। अब देखना है ना।
मैंने आपको बताया था ये विश्व का मैप हो गया है। तो मैंने आपको बता देता हूँ कि कौन सा महाद्वीप कौन सा कहाँ फैला हुआ है ना। तो एक बार यहाँ से एक बार देख लेते हैं। ये जो महाद्वीप है, ये वाला महाद्वीप जो आपको देखने को मिल रहा है, ये वाला, तो ये यूरोप महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। यूरोप महाद्वीप, ये वाला जो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, ये वाला, ये वाला जो आपको दिख रहा है, इसे यूरोप महाद्वीप बोलते हैं, एशिया महाद्वीप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एशिया महाद्वीप बोलते हैं, है ना। देखो जापान भी बना ही देते हैं, जब पूरा बना दिया तो जापान को भी क्यों छोड़े, ये जापान वाले द्वीप समूह ने, ये कचमट का पेनिनसुला हो गया है। तो ये यूरोप महाद्वीप हो गया, ये एशिया महाद्वीप हो गया, और ये अफ्रीका महाद्वीप हो गया। क्या हो गया? अफ्रीका महाद्वीप हो गया। ये कौन सा महाद्वीप हो गया? विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप बताया था ना, ऑस्ट्रेलिया। ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो गया। ये क्या हो गया? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो गया। ये हो गया दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। ये कौन सा महाद्वीप हो गया? दक्षिणी अमेरिका। ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। अब आप ये बोल रहे हैं कि और महाद्वीप था अंटार्कटिका, नीचे की तरफ दक्षिण की तरफ एक और महाद्वीप फैला हुआ है, ये अंटार्कटिका महाद्वीप हो गया, है ना। ये कौन सा हो गया? अंटार्कटिका महाद्वीप। ये कौन सा हो गया? अंटार्कटिका महाद्वीप। एक बार इसे गौर से देख लो, मैं इतना पानी पी लेता हूँ। है ना। ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप हो गया, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप हो गया, अंटार्कटिका महाद्वीप हो गई, यूरोप महाद्वीप हो गई, एशिया महाद्वीप हो गया, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो गया। तो मैंने आपको 7 महाद्वीप बताए थे ना, कौन कौन से। अब मैं इनको जो एक बार लिख भी देता हूँ कि 7 महाद्वीप कौन कौन से थे, कौन कौन से थे महाद्वीप, है ना। ये क्या हो गया? ये 7 महाद्वीप लिख देता हूँ। ये एक मिनट यहाँ लिख देता हूँ, महाद्वीप। ये कौन कौन से 7 महाद्वीप है? 1 2 3 4 5 6 7। सबसे बड़ा एशिया, उससे छोटा महाद्वीप है अफ्रीका, उससे छोटा दक्षिणी अमेरिका, सॉरी उत्तरी अमेरिका, और उससे छोटा है दक्षिणी अमेरिका, और उससे छोटा है अंटार्कटिका, जो ये वाला। उससे छोटा हो गया यूरोप, उससे छोटा हो गया ऑस्ट्रेलिया, है ना। तो 7 मैंने महाद्वीप आपको बना के बता दिए विश्व के मैप पर, कौन सा महाद्वीप कहाँ पर फैला हुआ है ये वगैरह देख लिया। तो हम एक और महासागरों को भी देख ले, कौन सा महासागर कहाँ पर विस्तृत है, या कौन सा महासागर। अब देखो, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका के मध्य जो ये भाग है, ये जलीय भाग है। ये जो भाग फैला हुआ है, ये जलीय भाग फैला हुआ है। देखो, ये जो जलीय भाग फैला हुआ है, जो ऐसा आकार में आपको देखने को मिलेगा, हल्का सा जो ये जलीय भाग है, इसे हम अटलांटिक महासागर के नाम से जानते हैं। ये कौन सा महासागर है? जलीय भाग जो है ये एक्चुअली में अटलांटिक महासागर है। कौन सा है? अटलांटिक महासागर। ओके, ये जो जलीय भाग फैला हुआ है मैंने आपको बता दिया। तो ये जो जलीय भाग फैला हुआ है ये अटलांटिक महासागर है ना, मैंने आपको बता दिया। तो इस बीच में मैं लिख दूंगा अटलांटिक महासागर है ना, ये अटलांटिक महासागर है ना। कौन सा महासागर? अटलांटिक महासागर। तो ये कौन सा महासागर हो गया? अटलांटिक महासागर। लिख दो यहाँ पर, अटलांटिक क्या है? महासागर। और जो ये वाला महासागर है दोनों तरफ, ये यहाँ पर जो ये वाला पार्ट देखने को मिला, ये प्रशांत महासागर,
प्रशांत महासागर, कुछ इधर भी फैला हुआ है प्रशांत महासागर। अब बात करते हैं कि भाई हिंद महासागर, ये आप देखो इंडिया दिखेगा आपको, इंडिया भी बना देता हूं छोटा सा। ये भारत हो गया। इस भारत के नीचे जो एम आकार में आपको ये वाला जो महासागर दिख रहा है, इसे हिंद महासागर बोलते हैं, हिंद महासागर। ओके, इसे हिंद महासागर बोलते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि विश्व में कितने महाद्वीप हो गए, सबसे बड़ा एशिया, फिर उसके बाद अफ्रीका, फिर उसके बाद उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। महाद्वीप ये हो गए। महासागर प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर। मैंने आपको विश्व में बता दिया कि कितने महाद्वीप और कितने महासागर। पृथ्वी को कितने पार्टों में डिवाइड किया गया, 2 पार्टों में, जलीय भाग और स्थलीय भाग। स्थलीय भाग को 7 पार्टों में डिवाइड किया गया है, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। और जलीय भाग जो 70% भाग विस्तृत, उसे 3 भागों में बांटा गया, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर। हम अब बात करते हैं कि महाद्वीप और महासागरों का निर्माण कैसे हुआ था, ये कैसे निर्माण की अवस्था में आए थे, ये वर्तमान स्वरूप में जो फैले हुए, इनका जो विकास कैसे हुआ था, इनका जो निर्माण कैसे हुआ था। तो अगला टॉपिक क्या हो जाएगा, महाद्वीप और महासागरों का निर्माण। इसको बड़ा गौर से सुनना है ना। महाद्वीपों व महासागरों का निर्माण। देखो सुनो, ये क्या है, सूर्य। ये क्या है, सूर्य है ना। इनका निर्माण कैसे, देखो सूर्य का तापमान कितना होता है, सूर्य का तापमान होता है 5500 डिग्री सेल्सियस से लेकर 6000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। मैंने बताया सूर्य एक तारा है। सबसे पहली बात, सूर्य एक तारा है, ग्रह नहीं है। सूर्य एक तारा है, ग्रह नहीं है, ग्रह पृथ्वी है। मैंने आपको बताया कि सूर्य का तापमान कितना पाया जाता है, सूर्य की जो सतह, बाहरी सतह, इसका जो तापमान पाया जाता है वो 5500 से लेकर 6000 डिग्री सेल्सियस तक पाया जाता है। ये बात जब इस सूर्य में आज से लगभग 460 अरब वर्ष पूर्व, करोड़ वर्ष पूर्व, 460 करोड़ वर्ष पहले इसका विघटन होता है, ये टूटता है। कौन, सूर्य। तो इस सूर्य में विघटन, विस्फोट होता है, ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। तो एक टुकड़ा टूट के निकलता है यहाँ से, ये टुकड़ा टूट के निकला, इसका नाम था पृथ्वी। और इस पृथ्वी का उस समय जब सूर्य से पृथ्वी अलग हुई थी, तो उस समय इसका जो तापमान था, तापमान था वो लगभग 2000 डिग्री सेल्सियस था, 2000 डिग्री सेल्सियस था। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि सूर्य एक तारा है, ग्रह है, उपग्रह है या पिंड है। तो आपका आंसर होना चाहिए तारा। सूर्य की बाह्य सतह का तापमान कितना होता है, 55 से 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य से पृथ्वी कब अलग हुई, आज से लगभग 4.6 अरब वर्ष पूर्व, या 460 अरब वर्ष, करोड़ वर्ष पहले जो पृथ्वी सूर्य से अलग हुई थी। तो जब पृथ्वी सूर्य से अलग हुई थी, उस समय पृथ्वी का तापमान कितना था, 2000 डिग्री सेल्सियस था, 2000 डिग्री सेल्सियस था भाई, है ना। ये हमने पढ़ लिया। अब देखा, गौर से सुने। पृथ्वी को भाई गर्म थी, तो उस समय जब पृथ्वी सूर्य से अलग हुई थी, तो पृथ्वी गोल रूप के पिंड में थी, और इस पृथ्वी पर केवल तप्त या लावा था, तप्त लावा था या मैग्मा था।
मतलब जो चट्टाने वगैरह थी सारी पिघली हुई अवस्था में थी, तापमान बहुत ज्यादा था, 2000 डिग्री सेल्सियस था, तो सारी चीजें पिघली अवस्था में थी। इस पृथ्वी को, वह पिघली हुई अवस्था में, तो इसे ठंडा होना तो पड़ेगा। इस पृथ्वी को ठंडा होने में लगभग 100 से 125 करोड़ वर्ष लगे। 100 से 125 करोड़ वर्ष लग गए थे किसको, पृथ्वी को ठंडा होने में। सूर्य से जब पृथ्वी अलग हुई थी तो उसका तापमान था 2000 डिग्री सेल्सियस। जब पृथ्वी अलग हुई थी तो उसका तापमान कितना था, 2000 डिग्री सेल्सियस। तो उस समय, जिस समय इसका तापमान 2000 डिग्री सेल्सियस था, जब पृथ्वी सूर्य से अलग हुई, तो उस समय पृथ्वी की अवस्था क्या थी, इस पृथ्वी पे केवल लावा था। जो चट्टाने थी वो पिघली हुई अवस्था में मेग्मा के रूप में थी। मेग्मा, आप मेग्मा जानते हो, जो ज्वालामुखी जब विस्फोट होता है, ज्वालामुखी जब पड़ता है, वो लाल कलर का जो तरल पदार्थ निकलता है, वो जो चिपचिपा तरल पदार्थ निकलता है ना, वो मेग्मा कहलाता है ना। ये तो ठंडा होने में इसको कितना वक्त लगा, 100 से 125 करोड़ वर्ष लग गए थे इसे ठंडा होने में, है ना। किसको, पृथ्वी को। जब सूर्य पृथ्वी से अलग हुए तो उस समय सूर्य का तो तापमान था 55 डिग्री सेल्सियस से लेकर 6000 डिग्री सेल्सियस था सूर्य की सतह का तापमान। ओके, इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। तो अब पृथ्वी को ठंडा कर ले, पृथ्वी ठंडा हो गई, है ना। पृथ्वी ठंडा होना शुरू हो रही है। अब देखते हैं कैसे निर्माण है। जब पृथ्वी है, ये मान लीजिए पृथ्वी है, पृथ्वी जब पृथ्वी ठंडा हो रही थी, कितना वर्ष लगा ठंडा होने में, कितना वर्ष लगा ठंडा होने में, 100 से 125 करोड़ वर्ष लगे ठंडा होने में। ओके, किसको, पृथ्वी को। इतना मैं आपसे बता दिया, ये बता रहा हूँ मैं। जब पृथ्वी ठंडी हो रही थी तो पृथ्वी में सलवटें पड़ना शुरू हो गई। यहाँ कह सकते हैं कि पृथ्वी का कुछ भाग तो ऊंचा उठ गया, कुछ भाग नीचे की ओर धंस गया। पृथ्वी में ऐसे सलवटें पड़ना शुरू हो गई, ऐसे सलवटें पड़ना शुरू हो गई। पृथ्वी का कुछ भाग ऊपर की ओर उठ गया, कुछ भाग नीचे की ओर धंस गया, कुछ भाग ऊपर की ओर उठ गया, कुछ भाग नीचे की ओर धंस गया। कब, जब पृथ्वी ठंडा हो रही थी। जो ये उठा हुआ भाग था पृथ्वी का, जो ये उठा हुआ भाग था पृथ्वी का, ये जो ऊपर की ओर उठा हुआ भाग था, इसे हम अपनति बोलते हैं। अपनति, पृथ्वी का या किसी भी भाग का ऊंचा उठा हुआ भाग को क्या बोलते हैं ज्योग्राफी में, उभरा हुआ भाग है, ऊंचा उठा हुआ भाग या ऊंचा या उभरा हुआ भाग। उभरा हुआ भाग को हम क्या बोलते हैं, अपनति। और जो ये धसा हुआ भाग था, ये जो धसा हुआ भाग था, देखो ये धसा हुआ भाग है ना, ये वाला, ये धसा है, ये उभरा हुआ भाग है। जो ये पृथ्वी का धसा हुआ भाग है, किसी भी क्षेत्र का जो नीचे की ओर धसा हुआ भाग होता है, उसे धसाव वाला भाग को ज्योग्राफी में बोलते हैं अभिनति। अभिनति, जैसे मान लीजिए, ये मान लीजिए कोई पर्वत है, ये उभरा हुआ भाग, ये धसा हुआ भाग, ये उभरा हुआ। जो ये उभरा हुआ भाग होता है इसे तो हम अपनति बोलते हैं। बोलिए, तो धसा हुआ भाग है, ये वाला धसा हुआ भाग, इसे हम अभिनति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभिनति। ओके, अब देखना, अब पृथ्वी ठंडा हो रही है। जो मेग्मा, तरल मेग्मा था, पृथ्वी जब ठंडी हो रही थी, जो तरल मेग्मा था, उसमें जो जलीय भाग की बूंदें थी वो वाष्पीकृत होकर, या वो वाष्प में या वो जलवाष्प में बनकर ऊपर की ओर संवहन करती है, ऊपर की ओर उठती है, वाष्पीकृत होती है। तो परिणाम स्वरूप उस समय आकाश में या वायुमंडल में बहुत काले बादलों का निर्माण होता है, और वे बादल बरसात के रूप में नीचे आते। पानी जो होता है काला बादलों के रूप में जो जमा होता है, वो बरसात के रूप में आता है। और जो पृथ्वी में धसा हुआ भाग बना, जिस समय जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा था, तो उस धसे हुए भाग में जमा हो जाता, ऐसे जमा हो गया, इस अभिनति वाले भाग में जमा हो गया, या धसा वाले भाग में जमा हो गया।
अर्थात मेरा कहने का अर्थ ये है कि जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा था, जब पृथ्वी ठंडी हो रही थी, तो पृथ्वी का कुछ भाग ऊंची उठ गया या कुछ उभार आ गया पृथ्वी में, और कुछ भाग नीचे की ओर धस गया। जो उभरा हुआ भाग था उसे अभिनति बोलते हैं, जो धसा हुआ भाग था उसे अपनति बोलते हैं, या अभिनति बोलते हैं, उसे अपनति बोलते हैं ना। जो धसा हुआ भाग था उसे क्या बोलते हैं हम? अभिनति, अभिनति बोलते हैं। अब देखना, जो धसा हुआ भाग में बरसात द्वारा जल इकट्ठा कर दिया गया, अभिनति भाग में या अभिनति भाग में जल इकट्ठा कर दिया गया, और उस जलीय भाग को ही महासागर कहा गया। उस जलीय भाग को ही क्या कहा गया? महासागर कहा गया। और जो ऊंचा उठा हुआ भाग था जिसमें जल इकट्ठा नहीं हो पाया उसे महाद्वीप भी कहा गया। उसे क्या कहा गया? महाद्वीप कहा गया। तो मैंने आपको बता दिया था कि महाद्वीपों को फिर कितने पार्टों में बांट दिया? 7 पार्टों में। मैंने आपको बताया एशिया में बांट दिया, अफ्रीका में बांट दिया, उत्तरी अमेरिका में बांट दिया, दक्षिणी अमेरिका में बांट दिया, है ना, अंटार्कटिका में बांट दिया। तो ये भागों में बांट दिया। तो मैंने आपको बता दिया पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, पृथ्वी के निर्माण के बाद महाद्वीप कैसे बने। जब पृथ्वी का कुछ भाग ऊंचा उठा हो गया उसे जिसे अपनति कहा गया, और अपनति से ही महाद्वीपों का निर्माण हुआ। जो धसा हुआ भाग था, जब पृथ्वी ठंडा हो रही थी तो जो पृथ्वी का जलीय भाग, जो लावा के रूप में जो जल की बूंदें थी, वो वाष्पीकृत होकर आकाश में इकट्ठी होते बादलों के रूप में, और वो जब ठंडे हो जाते बादल तो ठंडे के रूप में मतलब बरसात के रूप में नीचे आए, जलीय के रूप में नीचे आए, और वो धसे हुए भाग अभिनतिक भाग में जमा हुए, जिन्हें हम महासागर के नाम से जानते हैं। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी, है ना। ये तो पृथ्वी के जो महाद्वीप और महासागरों के निर्माण में 2 सिद्धांत काम करते हैं भाई, है ना। 2 सिद्धांत काम करते हैं। अभी महाद्वीपों को निर्माण और महासागरों के निर्माण में 2 मत काम करते हैं। 2 मत काम करते हैं। एक तो स्थिर या अप्रभावी मत, अप्रभावी मत, और एक होता विस्थापन मत। जो स्थिर अप्रभावी मत था उसमें विद्वान क्या मानते हैं? वो मानते हैं कि जो वर्तमान में जो ये महाद्वीप और महासागर है, ये भविष्य में भी स्थिर थे। जैसे प्रेजेंट में आज ये महाद्वीप और महासागर विस्तृत है, ये जिस समय पृथ्वी का निर्माण हुआ था वो उस समय भी ऐसे ही थे। ये मत तो ये बात कहता है। दूसरा विस्थापन मत क्या कहता है? स्थानांतरण मत। विस्थापन मत क्या कहता है? जो कि वर्तमान में जो महाद्वीप है इनमें समय समय पर विस्थापन हुआ, स्थानांतरण हुआ। ये एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित होते रहे, यानी एक जगह से दूसरी जगह क्या होते रहे? स्थानांतरित। ये जो विस्थापन सबसे इम्पोर्टेंट मत है, जो विस्थापन का सिद्धांत है। विस्थापन क्या कहता है कि विस्थापन के मत में ज्योग्राफी के जो विद्वान ये मानते हैं कि जो वर्तमान में महाद्वीप है, जो एशिया अफ्रीका ये जो महाद्वीप फैले हुए, ये किसी समय पर इकट्ठे थे। इनमें हलचल के कारण ही एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित हुए, है ना, ये कहते हैं। ये स्त्रिय अप्रभावी मत वाले जो विद्वान थे वो कहते हैं कि जो प्रेजेंट में जो महाद्वीप में महासागर थे वो भविष्य पहले जब पृथ्वी बनी थी उस समय भी ऐसे ही थे। तो इनमें जो अप्रभावी मत में कौन कौन इस मत को समर्थन करते हैं? तो इस मत का जो सबसे पहले समर्थन किया था लॉर्ड केल्विन ने किया था भैया। लॉर्ड केल्विन ने इस मत का समर्थन किया। उसके बाद ईवी लव ने इस मत का समर्थन किया। विस्थापन का समर्थन सबसे पहले किया था भाई, विस्थापन का समर्थन जो सबसे पहले किया था वो वेगनर ने किया था। ओके, अर्थात विस्थापन का मत का समर्थन का जनक किसे कहा जाता? वेगनर ने एक थ्योरी दी थी भाई, है ना, जिसे हम महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत बोलते हैं। इसे हम पढ़ेंगे अच्छे से। इंग्लिश में इसे बोलते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ओके,
ये इम्पोर्टेंट थ्योरी है, इसे हम पढ़ेंगे, है ना। तो भाई महाद्वीपीय महासागर स्थिर अपवर्तक का ये हमने चीजें जो पढ़ ली है भाई। हमने क्या पढ़ा, महाद्वीपीय महासागर क्या थे, इनका निर्माण कैसे हुआ था, कब हुआ था, कैसे हुआ था, ये चीज हमने पढ़ ली है। तो आज के लिए इतना ही काफी, क्योंकि मैं अगला वैगनर का सिद्धांत चालू नहीं कर सकता। उसे चालू करने के लिए आपको कम से कम 1 घंटा चाहिए, जो कि अब 1 घंटा है नहीं हमारे पास। अगर इसको अभी पढ़ाया जाएगा तो कंटिन्यूटी नहीं बन पाएगी, क्योंकि मैं आधा सिद्धांत ही अब पढ़ा पाऊंगा। तो हम इस सिद्धांत पे केवल एक वीडियो बनाएंगे, स्पेशल वीडियो बनाएंगे वैगनर का महाद्वीपीय सिद्धांत के ऊपर। ओके, आज के लिए इतना ही था।